जानो भी मत, काम की बात ध्यान दो। इसी से आता हूं मैं। और बच्चों के सवाल ऐसे होते हैं जिनका कोई सटीक जवाब तो होता नहीं है, क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन नहीं होता उनके पास। मतलब आप उसको कहें कि लगे कि बड़ा ठीक ठाक प्रश्न है, देख के मन आपका प्रसन्न हो जाए क्वेश्चन को, पता नहीं जब खुद से आप पढ़ोगे नहीं, किताब आपको नहीं छूनी, ना तो नोट्स दोबारा सुनना है, क्लास में भी बैठोगे तो ऐसी बातों कर अपने में ही बिजी रहोगे, तो कैसे आपका चीज क्लियर हो पाएगा। जो एक लाइन सुन लिए नहीं तो बाकी तो खत्म ही होनी है। टीचर इतना कुछ बोल करके एक कॉन्सेप्ट आपको देता है, एक धारणा आप में बना देता है कि आप प्रश्न को समझने के लायक बन जाइए, तो वो आदमी नहीं सुनते हैं, फिर बाद में वही बकैती फिर से सुनना चाहते हैं। तो इसलिए हो जाता है कभी कभी। कल एक प्रश्न लास्ट टाइम हमने पूछा था कि लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व के लिए, लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व के लिए 2 सदस्यों माने एंग्लो इंडियन को किया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति 2 का मनोनयन कर सकता है, क्योंकि उनको इसलिए चुनाव नहीं लड़ा जाएगा कि अंग्रेज भारत का शोषण लंबे समय तक किए हैं, ऐसे में कोई भारतीय उनको क्यों वोट करेगा। आपको ये लगे कि भाई अंग्रेज फिरंगी हमारे लिए दुश्मन है और हम उनको वोट करेंगे कि चलो ठीक, बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारे पूर्वज हमारे साथ बड़ा अच्छा बर्ताव किए, कभी जीतेंगे नहीं वो लोग ऐसे सामान्य रूप से। तो इसलिए ये वाली वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी, चूंकि उनका भी तो प्रतिनिधित्व है, उनके भी लोग रह रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी कोई क्रिश्चियन आपके बगल में है, आप एकदम पीट डालिए उसको, कहीं कोई चर्च है उसको तोड़ करके मंदिर बना लीजिए। तो सबके, चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें भी सभी धर्म संप्रदाय पंथ की बात की गई है, इसलिए ऐसा किया गया। तो अनुच्छेद 331 के माध्यम से बताया गया था। 331 में इस बात का उल्लेख है कि 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है आदरणीय राष्ट्रपति के द्वारा। और इसको जो परिभाषित किया गया था किस अनुच्छेद में है, एंग्लो इंडियन को परिभाषित किया गया किसमें, 366(2) में। अनुच्छेद 366 सेकंड में एंग्लो इंडियन की परिभाषा दी गई है कि कौन एंग्लो इंडियन होगा, इस बात को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। आइए आज हम लोग वहीं से अब आगे बढ़ते हैं, एक अगला प्रश्न लेते हैं, जिस प्रश्न में भारतीय विदेश नीति के जनक, भारतीय विदेश नीति के जनक थे। पहला ऑप्शन है एम के गांधी, दूसरा ऑप्शन है के एम मुंशी, तीसरा ऑप्शन है बी आर अंबेडकर, बी आर अंबेडकर, और चौथा ऑप्शन है जे एल नेहरू। भारत में विदेश नीति का जनक किसे माना जाता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि भारत में विदेश नीति का जनक कौन है, महात्मा गांधी, के एम मुंशी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मोहनदास करमचंद गांधी, के एम मुंशी, बी आर अंबेडकर, जे एल नेहरू। ध्यान से जरा फिर से सोचो तो, जब भारत में मंत्रिमंडल का बंटवारा हो रहा था, प्रश्न वहीं से बना है, प्रकृति चेंज है, तो पहली बार जो वैदेशिक विभाग, सामान्यतः वैदेशिक विभाग उस समय पीएम के हाथ में होता था। उस समय वैदेशिक मामले जो होते थे वो प्रधानमंत्री के हाथ में हुआ करते थे, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया इज जवाहरलाल नेहरू। सो राइट आंसर इज
जेएल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री को वैदेशिक उत्तरदायित्व दिया गया था, वैदेशिक संबंधों की बात की गई थी, और ये चीज उनके दर्शन में भी, उनके अध्ययन में भी और उनके क्रियान्वयन में भी झलकती है। जैसे जो सोशलिज्म है, समाजवाद है, समाजवाद देन ही भारत में नेहरू की है। वास्तव में संविधान में अगर समाज की अवधारणा आई है तो वो नेहरू के वजह से आई है। अगर हम ग्रामीण चीजों की बात करते हैं, निचले तबके की बात करते हैं, ग्रामीणतः मूलतः ग्रामीण व्यवस्था की, तो उस पर प्रभाव पड़ता है गांधी जी का। अगर जो वंचित वर्ग हैं उनके हितों के संरक्षण की बात होती तो अंबेडकर का प्रभाव पड़ता है। संविधान में एक बेहतर आइडिया के रूप में के.एम. मुंशी जुड़े रहे, आइडियादार के रूप में, एक सलाहकार के रूप में जुड़े रहे हैं, के.एम. मुंशी जुड़े रहे हैं, तो सबकी अपनी अपनी विशेषता है। गांधी के बारे में खूब जानते हैं आप लोग, जवाहरलाल नेहरू के बारे में खूब जानते हैं, अंबेडकर के बारे में खूब जानते हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अवधारणा को समझता है कि क्या आप इन मूल बातों को, उसके मूल मर्म को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, चीजें को रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो भारत में विदेश नीति के जनक या जन्मदाता या पिता माने जाते हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू, विदेश नीति के पिता। रिपीटेड प्रश्न है, ये पूछा गया प्रश्न है, ये पूछा गया प्रश्न है। अगला, यहां केंद्र लिख लेना तो और स्पष्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा गठित 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन के.एन. सिंह, दूसरा एन के सिंह, तीसरा शरद सिंह, चौथा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। के.एन. सिंह, पुष्पेन के.एन. सिंह। आकांक्षा पढ़ रही हो? घटना चक्र, घटना सार का आया है छमाही वाला, उसको ले लो, करंट अफेयर घटना सार। हाँ, लूट लो जाके एकदम। कौन सा? शायद मेरे YouTube पे है, क्या खोजना नाम मिलेगा तो बता देंगे। देख लिया सारे लोग? अभिषेक, रितेश और पंकज कहाँ गए? रितेश हैं? एकदम आप लोग, मतलब बहुत ही सरल क्वेश्चन है, 4 साल से पूछा जा रहा, बार बार पूछा जा रहा। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5वें वर्ष, क्या है काजल बताओ? डिस्टेंस बनाओ तुम लोग। तो तुरंत यार तुम लोग कहाँ बतियाने लगती हो? हट बैठना। हाँ, करंट बहुत बड़ा ही मलकिन भैली करंट का। तो 15 दिन में उसको पढ़ लोगे ना तुम लोग? जो कोई पतली, सबसे पहला सबसे ऊंचा नीचा ही तो तुमसे करंट पूछा जाएगा। और क्या पूछा जाता है सबसे पहली बार? क्या कौन सी बंदूक की गोली बनी, कौन सा तोप बना, कौन सा गोला दगा, कौन फटा कौन बचा, पहली बार तो पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता करंट में? बहुत पथन्ना पढ़ने की जरूरत नहीं होती करंट के लिए। पता नहीं तुम लोग एग्जाम दे रहे हो कि हम स्पीडी हम पढ़े नहीं, लेकिन वन लाइनर सवाल उसमें होते हैं तो ठीक होता है के लिए, ठीक एग्जाम के लिए स्पीडी ठीक है। अगर उसको आप पढ़ रहे हैं, पीछे एग्जाम में क्वेश्चन फंस रहे होंगे तो ठीक है। 15वें वित्त आयोग का गठन, देखो भारत में वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है प्रत्येक 5 और उसका एक अध्यक्ष बनाया जाता है। तो अभी जो 15वां वित्त, इसके पहले मतलब 14 अध्यक्ष बन चुके हैं।
15वें अध्यक्ष इसके हैं एनके सिंह, ना कि केएन सिंह। इसके एनके सिंह हैं। ये मैं ऑप्शन जब बना रहा था तो मुझे लगा कि नाम में ही दिक्कत आएगी, तो शरद सिंह तो ऐसा ही ठोक दिया हूं, कोई मतलब नहीं इनका। एसके सिंह लिखने वाला था शरद सिंह को मैं, लेकिन लगा बहुत जटिल हो जाएगा फिर, तो केएन और एनके में ही कंफ्यूजन था। तो केएन एनके सिंह है, केएन सिंह नहीं है, एनके सिंह है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। पूरा नाम पता नहीं क्या है इनका, पिछले साल याद था, पिछले वाले एग्जाम के समय याद था। ठीक हो गया। जल्दी जल्दी आज कवर करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कितना कर पाते हैं। समय थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर एक है। बहुत छोटा सवाल है। अप्रत्यक्ष कर दूसरा, प्रत्यक्ष कर तीसरा, राज्य कर चौथा, सेवा कर। जीएसटी एक कैसा टैक्स है, ये बात पूछी जा रही है। जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु, गुड्स का मतलब वस्तु होता है, गुड का मतलब अच्छा होता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं वस्तु तथा सेवा कर कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। मतलब पहला वाला उत्तर सही है, उत्तर के हिसाब से देखें तो। लेकिन जीएसटी की जो सिफारिश की गई थी, पहली बार जीएसटी की सिफारिश की गई थी, वो 2003 में ही की गई थी, केलकर समिति के द्वारा। किस समिति के द्वारा? केलकर समिति के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से लिखना इसको, कि जीएसटी की सिफारिश 2003 में, जीएसटी की सिफारिश 2003 में की गई थी। मतलब जीएसटी काउंसिल की जो स्थापना की गई थी, वो सिफारिश पर किसके? केलकर समिति के। केलकर समिति के, केलकर मतलब विजय केलकर, इनका नाम ऊपर लिख लेना, विजय केलकर। विजय केलकर समिति के सिफारिश पर इसका गठन किया गया था अनुच्छेद 279 ए के तहत। अनुच्छेद 279 ए के तहत गठन किया गया था जीएसटी काउंसिल का। जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया था, और इसके बाद एक लंबे यात्रा के बाद जीएसटी जो है ये आ पाती है प्रत्यक्ष रूप में। और इसी आधार पर जो जीएसटी के 4 रेंज बताए गए हैं, जीएसटी के 4 रेंज निर्धारित किए गए हैं ना, जिसमें राज्य और केंद्र का अलग अलग हिस्सा होता है। तो जीएसटी कितने प्रकार से लागू हो जाएगी? 4 प्रकार से। अब कौन कौन से प्रकार होगा, कितना परसेंट कितना होगा, मतलब कितने कितने टाइप का? तो पहला 5% है, दूसरा प्रकार 12% है, तीसरा 18% है, चौथा 28% है। मतलब यही 4 प्रकार के आधार माने गए हैं जीएसटी के। अब प्रत्येक वस्तु पर अलग अलग सबके टैक्सेशन है, किस पर 5% लगेगा, किस पर 12%, कहाँ 18% और कहाँ 28%। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में या स्टेशनरी पर, स्टेशनरी पर 28% है स्टेशनरी पर, और शिक्षा पर 18% है। हम लोग कोचिंग चला रहे हैं तो इसका 18% देते हैं। आप जितनी फीस जमा करते हैं इसका 18% सरकार को जाता है। 28% जो कॉपी कलम खरीदती हो, स्टेशनरी पे, पेन पेंसिल कॉपी, इन पे, ड्रेसेस पे। पढ़ाई लिखाई मतलब अब आगे आप समझिए। तो 4 प्रकार के टैक्सेशन इसमें लागू किए गए हैं, और 2003 में विजय केलकर समिति के आधार पर लागू किया गया था। जीएसटी भारत में लागू कब होती है? 1 जुलाई 2017 को।
जीएसटी लागू कब हो जाएगी? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी पूरे भारत में लागू कर दी गई है। 1 जुलाई लागू डेट भी लिख लीजिए, हो सकता है पूछे आपसे कि जीएसटी लागू कब हुई है, तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हो गई थी। हाँ, एक चीज और है, जो जीएसटी होती है या जो जीएसटी है, जो मतलब इसका जो काउंसिल है जीएसटी की, इसका जो अध्यक्ष होता है वो वित्त मंत्री होता है। इसका जो है वो वित्त मंत्री होता है। जैसे इस समय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। तो यह भी अगर पूछ ले कि जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, तो वित्त मंत्री होता है। काउंसिल का अध्यक्ष यहां सामने लिख दे रहा हूं मैं, काउंसिल का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है, वर्तमान में है सीतारमन, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण इस समय काउंसिल की अध्यक्ष है, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष है। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष है इस समय निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न, तो जीएसटी कितने प्रकार से? 5% पे, 12% और 18% और फिर 28%। इसको खोज करके 2-4 प्रमुख वस्तु नाम लिख लेना सामने, जैसे किन वस्तुओं पर 5% लग रहा है, किस पर 12 है, किस पर 18, किस पर 28 है। ये थोड़ा सा देख लेना, मैं अपडेट नहीं हूं, नहीं तो करवा देता। आप लोग थोड़ा जहां भी सोर्स हो आप उसको देख लीजिएगा। हालांकि बहुत जटिल प्रश्न है कि किस पर, जैसे कोई एक वस्तु उठा करके आपसे नहीं पूछ सकता है किस पर कितना % जीएसटी है, लेकिन जैसे शिक्षा की बात हो गई, स्वास्थ्य की बात हो गई, दवाइयों की बात हो गई, ऐसे जो भी पॉइंट हैं उसको आप वहीं पर उसी के सामने ऐड कर लेंगे कि दवा पर कितना % है, अब यात्रा करने पर कितना, मोटी मोटी चीजें, ताकि पता रहे कि एक आइडिया लगे कि आप एक्टिव हैं इस संसार में। तो कब लागू किया गया था जीएसटी? वैसे 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? वर्तमान में कौन है? जीएसटी एक कैसा टैक्स है? अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आप देते हैं जीएसटी? आप देते हैं जीएसटी? कैसे कैसे देती हो जीएसटी? ये कह रही नहीं देती है, अभी नहीं समझ। टैक्सेशन से प्रश्न बना था जिसमें हमने प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर समझाया था, और उसका एग्जाम्पल भी दिया था से उसके टैक्स हैं, कौन कौन से टैक्सेस नहीं है। प्रत्यक्ष कर, उसमें आप देखेंगे बताया गया कि जो भी टैक्स है डायरेक्ट, वो तो अलग विषय, हमें पता चलता है हम दे रहे। जब आप जॉब करोगे तो आपके सैलरी डायरेक्ट पैसा कटेगा, तो लगेगा कलेजा धक से कि अरे ये तो गया इतना %। अभी जब आप सूट खरीदने जाते हैं, जब आप बाल करवाने जाते हैं, बाल कटवाने जाते हैं, जब आप फेशियल करवाने जाती हैं, तब जो पैसा देती हैं आप, वो इनडायरेक्ट होता है। फेशियल वाली ये थोड़ी कहती है कि फेशियल करेंगे तो 250 रुपया हमारी फीस और 50 रुपया जीएसटी, बताती है क्या? ना बताती है। जो कम लगाती है उस पर टैक्स है, लिखा रहता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस विद ऑल इंक्लूडेड टैक्सेस, सभी कर मिला करके उतना पैसा है। तो दिया कि नहीं दिया? साबुन, तेल, कपड़ा, जो कुछ भी आप मार्केट से खरीदते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स आप दे रहे हैं सरकार को। यहाँ बैठने का भी टैक्स दे रहे हैं, बिजली खर्च हो रही है, हवा ले रही हो ना, तो इसका बिल जाता वो इनडायरेक्ट टैक्स है। अब देखो ये लगा इसको, चलो फीस वाले में हम स्टूडेंट वाले से कटवा दे रहे हैं। सुनो आगे देखो, आगे देख लो। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया? भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया? कहां स्थापित किया गया? ऑप्शन है जबलपुर, दूसरा कानपुर, तीसरा
कुमारगंज फैजाबाद, फैजाबाद में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है कृषि से रिलेटेड। अगला पंतनगर, ये 4 ऑप्शन है जबलपुर में, बाकियों का जबलपुर बाकी। मतलब इधर से बालिका वर्ग में कानपुर। तुम क्या कहना चाह रही हो? अच्छा कानपुर बताइए। ये लोग मोना श्रद्धा, अरे तुक्का तो मार दो। अब तुक्का मार कल से ढेला ले आना, हमको मार देना। तुक्का मारा जाता मन में। सुनो, ये जबलपुर कहाँ पे है? एमपी में है। कानपुर कहाँ पे है? यूपी में है। फैजाबाद कहाँ पे है? यूपी में है। पंतनगर कहाँ पे है? यूके में है। ठीक ना? तो उत्तराखंड में 1960 में भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था पंतनगर में। तो बहुत एकदम सट करके पूछ लिया है। पहले स्टेट पूछा जाता है, अब एकदम घुस करके ये यूपी स्पेशल से प्रश्न है। लेकिन ऑप्शन अगर बदल दूंगा तो परंपरागत प्रश्न हो जाएगा। अगर ऑप्शन में केवल यहाँ स्टेट, अगर स्टेट, चूंकि हमने कहा भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय, तो ये कोई उत्तर प्रदेश स्पेशल है। ऑप्शन ने उत्तर प्रदेश स्पेशल बना दिया है। ऑप्शन जैसे आप चेंज कर देंगे वैसे ही चीजें बदल जाएंगी। तो ये हुआ था। हाँ, ये विश्वविद्यालय का इसलिए कहा जाता है, इससे प्रश्न इसलिए बार बार पूछे जाते हैं कि यह विश्वविद्यालय जो है ये भारत में हरित क्रांति का अग्रणी माना जाता है। हरित क्रांति का अग्रणी विश्वविद्यालय है। हरित क्रांति के क्षेत्र में इसने बहुत बड़े काम किए हैं। हरित क्रांति के क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय के द्वारा बहुत ही व्यापक पैमाने पर काम किया गया है। और हरित क्रांति की जब नाम आती है, हरित क्रांति का जब नाम आता है, तो फिर हम लोग उस आदमी को कैसे भूल सकते हैं जिस आदमी की वजह से आज भारत में भोजन मुहैया है। क्या नाम है उनका वैसे? हरित क्रांति के जनक भारत में स्वामीनाथन। विश्व में है तो नॉर्मन बोरलॉग, भारत में है तो एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन। ये माने जाते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक। भारत में हरित क्रांति के जनक और विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं, जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। इतने ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पूछेगा कि भारत में पहला कृषि विद्यालय कब स्थापित हुआ? 1960 में। भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1960 में। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में कहां स्थापित हुआ? उत्तराखंड के किस स्थान पर? पंतनगर में। पंतनगर है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड के पंतनगर में 1960 में भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। क्योंकि भारत अभी ताजा ताजा आजाद हुआ था और इस आजादी के दौरान इसके पहले अंग्रेजों के द्वारा भारत में इतना शोषण किया गया था, भारत में इतना शोषण किया गया था कि भारत के पास अब खाने के लिए कुछ बचा नहीं था। भुखमरी की कंडीशन आ गई थी। और भारतीय जब अंग्रेजों से स्वतंत्र हुए तो लॉकडाउन से ज्यादा फ्री हो गए थे। लॉकडाउन में जितना फ्री आज आप हैं उससे ज्यादा फ्री हो गए थे। तो हमारे पूर्वजों ने रात दिन मेहनत करके जनसंख्या की जो वृद्धि करी कि
10 साल जाते, 47 में देश आजाद हुआ, 10 साल जाते जाते मैंने 45 से प्रयास शुरू किया, 55 तक जाते जाते, 60 तक जाते जाते 15 साल में बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, जनसंख्या इतनी बढ़ गई, क्योंकि अंग्रेजों के कोड़े का डर नहीं है, कोई इनको गोली मार नहीं रहा है, तो भूमिका तो 45 से ही 42 से ही बननी शुरू हो गई थी, तो भारतीय खाली हो चुके थे ज्यादातर, तो वो काम इन्होंने करना शुरू किया। जनसंख्या इतनी वृद्धि हुई कि ये दशा आ गई कि भुखमरी आ गई भारत में। तो शुरुआती काम तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, बाद में इसमें बेहतर काम और किया जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा। भीख मांगता था भारत, पहले भीख मांगता था, लोग 70 साल का हिसाब मांगते हैं, भारत भीख मांगता था, वो कंडीशन थी। तो कांग्रेस के शुरुआती लीडरों ने ही ये काम किया है। अब आप कहेंगे कि जो गद्दी पर रहेगा वही तो करेगा, तो करेगा तो तुम भी तो कह लो एक आध बार कि हाँ किया था। भाई देश 70 साल में जहां पहुंचा है, तुम्हारे 70 महीने में थोड़ी पहुंचा है, ये तो यही था ना जहां तुम खड़े होकर बात कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कि कुछ हुआ नहीं है, आप पढ़ लिख रहे हैं तो आप उस चीज को निकालिए कि कब क्या हुआ है। तो बहुत बेहतर कार्य हुआ था और इसकी जिम्मेदारी दी गई थी एमएस स्वामीनाथन को। बहुत ही कृषि वैज्ञानिक बड़े प्रख्यात हुए जिन्होंने क्रॉस करके गेहूं के बीजों को, अमेरिका के कुछ गेहूं के बीज, भारत अमेरिका से उधार लेता था गेहूं कि साहब दे दीजिए अगली बार दे देंगे, ये चलता था। लेकिन फिर इन्होंने क्रॉस करवा करके नई तरह की बीजों को बनाया और उसको फिर फ्री के तौर पर किसानों को दिया गया और वो बोया गया। जब उसकी फसल आई, जैसे पंजाब वगैरह में देखो बड़े पैमाने पर फसल उत्पादित हुई थी, तो फिर देश भर को खाने को मिलने लगा। तो इसलिए इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। कभी कभी आप जैसे पूछते हैं ना कि कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पढ़ लूं वही। इंपॉर्टेंट क्या है, किस एक इतिहास की घटना ने भारत के जनजीवन में, दुनिया के जनजीवन में परिवर्तन ला दिया, वहां से प्रश्न बनने स्वाभाविक है। तो पहले आपकी दृष्टि वहां जानी चाहिए जहां से कुछ परिवर्तन हुए हैं, और वो तब तक नहीं आप जानेंगे जब तक आप डीप में पढ़ेंगे नहीं, किसी से सुनेंगे नहीं, खुद भी पढ़ के समझ जाए कोई भरोसा नहीं है। तो सुन करके उस बात पर, अब ये बात कभी भूलेगी ना आपको कि स्वामीनाथन की वजह से ही सबको, बच्चों को भोजन मिल पाया था। तो 5, 6, 7 फैक्ट हैं। भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड में कब स्थापित किया गया था, किस स्थान पर, पंतनगर में। कहां पे था, पंतनगर उत्तराखंड में है। किस विश्वविद्यालय को, भारत के किस प्रारंभिक कृषि विश्वविद्यालय को भारत में हरित क्रांति का अग्रणी माना जाता है? हाँ, इसी को, भारत का जो पहला कृषि है, तो घुमाएगा टहलाएगा कुछ भी करेगा। हरित क्रांति का जनक किसे मानते हैं, एमएस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को मानते हैं। और विश्व में हरित क्रांति को इंट्रोड्यूस किया किसने, नॉर्मन बोरलॉग। आदमी बहुत ही कट्टर था, संघर्षशील आदमी था, बहुत प्रयास किया इसने, कांड अच्छे अच्छे करे हैं। एक प्रश्न है, सही सुमेल नहीं है, सही सुमेल नहीं है, सही सुमेल नहीं है। पहला ऑप्शन है ताती पाका, ताती पाका, और इसके सामने लिखा है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। हाँ नहीं, ये तेल शोधन कारखाना है, ये तेल शोधन कारखाना से प्रश्न है। कौन सा तेल शोधन कहां पे है, लिख दे रहा हूं, तेल शोधन कारखाना। रिफाइनरी होती है ना तेल शोधन करने के लिए। दूसरा है कोयली, कोयली इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है। कोयली सामने महाराष्ट्र। तीसरा है नागापट्टिनम, नागापट्टिनम, और इसके सामने है तमिलनाडु, तमिलनाडु। अगला है नुमालीगढ़, नुमालीगढ़।
इसके सामने है असम। अब आपको पसंद करना है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। ये तेल शोधन कारखाने हैं, कहां कहां पे तेल शोधन का काम हो रहा है। नुमानीगढ़ असम गलत है, डी गलत है। और चार लोग एक एक बता दो, फाइनल हो जाए। नहीं, देखो आप पकड़ ना पा रहे हैं ठीक से। ये जो कोयली है ये महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि ये गुजरात में है। जो कोयली, याद कोयना नाम से कोई क्षेत्र शायद है गुजरात में, वो महाराष्ट्र, हाँ सॉरी, कोयना नाम का कोई क्षेत्र है महाराष्ट्र में, और ये जो कोयली है ये गुजरात में है। हाँ, कोई नहीं है, महाराष्ट्र में बोला था। तो इसीलिए ये ऑप्शन में भी बनाया गया है। ये रिपीटेड प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, लेकिन भूलता है कोयली और कोयना में अलग होता है। तो ये महाराष्ट्र नहीं बल्कि गुजरात में है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। उत्तर सही है। कोयली बोलेगी गुजरात में, कोयलिया बोले कहां पे, गुजरात में, और कोई नहीं है महाराष्ट्र में। चले, हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न सेम है, ऑप्शन चेंज है। अच्छा बताओ, तातीपाका कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। कोयली तो आप समझ ही गए होंगे, कोयलिया बोली बोले कहां पे, गुजरात में। और नागापट्टिनम तमिलनाडु, और नुमालीगढ़ असम में है, ये पक्की बात है। प्रश्न सेम है, ऑप्शन बदलेगा। तो ऑप्शन है आपके सामने, ये रहा, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। इसके सामने समय लिखा गया है 2001। साक्षर भारत मिशन, साक्षर भारत मिशन, और इसके सामने लिखा गया है 2009। तीसरा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसके सामने लिखा गया है 1987। तीसरा है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, और इसके सामने लिखा है 1988। इनमें से कोई एक गलत है, कोई एक का सुमेल नहीं है, वही आपको छांटना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है शिक्षा से। एक बार यह भी प्रश्न पूछा गया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है, तो भैंसियों के विकास से या कैसे, कई ऑप्शन उसमें ऐसा बताया था कि भैंसियों या दुधारू भैंसियों के संरक्षण, ऐसे करके ऑप्शन था। तो हम लोग तो बीएड में पढ़े थे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कि हमने ब्लैक बोर्ड, ब्लैक होता है तो बोर्ड किसमें, शिक्षा दीक्षा में क्या मतलब, हमने जोड़ लिया था शिक्षा से संबंधित है। बाकी लोग गलत करके आए थे, भैंस वाला लगा के आए थे, काले रंग की अरे बुद्धि तो काली नहीं होती है, भैंस बड़ी की बुद्धि क्या हुआ, सही सुमेल कौन सा लग रहा है? सी, डी, बी, ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला, डी वाला। पुष्पेंद्र बताइए कैसे गलत है, कैसे लग रहा है?
ऐसे मतलब आंकड़े से लग रहा है। देखो ये 88 सच में गलत है, लेकिन रीजन आपको जानना चाहिए कि ये 2014 में इसकी शुरुआत हुई। हाँ तो जो पढ़ा रहेगा वही मारेगा तुक्का। जो कभी बारात अटेंड ही ना किया हो, दूल्हा बनने समय बड़ा टेंशन में रहता है, इसीलिए दूल्हा दुल्हन बनने से पहले बारात अटेंड किया करो। इसीलिए लड़कियां बारात जाती हैं, लड़के बारात जाते हैं, जयमाल पे जाते हैं, और जिनको बड़ा एक्साइटेड जो होते हैं एकदम माला लेके रहते पड़ोस में। हाँ तो दूसरे का करोगी तब तो अपना आएगा। आप बारात में जाते हैं तो फुफ्फा लोग देखते रहते हैं। जब आप बारात में जाते हैं तब आपका शादी विवाह लगता है, पूछ लेता कि लड़की क्या है, तो बताए फलाने वाली है। अच्छा अच्छा, तो इसके लिए तक लड़का है हमारे पास, पूछा शादी करे तो लगवाई दे, तो इसलिए दूसरे की बारात में। तो पहला क्या हो गया, सही है, माने सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू हुआ था। दूसरा साक्षर भारत मिशन 2009 में शुरू हुआ था। तीसरा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये 1987 में शुरू किया गया था। भारत में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, शैक्षिक व्यवस्था में बदलाव करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 88 में ना होकर के बल्कि इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ठीक है, तो अंतर आपको देखना है, साक्षर भारत कब हो जा रहा है, 2002 में। पहली बात ये देखना कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्व शिक्षा, सभी को शिक्षित करेंगे। सबसे पहला जो हमारा काम होगा, हम सभी को शिक्षा करेंगे। मतलब अरे सुनो, पहले सबसे, अभी जोड़ रहा हूं ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले नंबर पे, अरे लिखा तो है पहला नंबर ना, सबसे पहले नंबर पे हम करेंगे, एक एक आदमी को शिक्षित करेंगे। सर्व शिक्षा का मतलब एक एक आदमी, तो 2001, अब 1901 मत लिख देना। सबसे पहले सर्व, सबसे पहले शिक्षित करेंगे एक एक आदमी को। 2001 में सबसे पहले काम क्या करना, शिक्षित करना है। तो सबसे पहले जब हम शिक्षित कर देंगे तो ये चेक करेंगे 9 साल बाद, 8 साल, 9 लोग भी साक्षर हो पाए हैं। जब हमने पहला काम किया कि सबको शिक्षित कर रहे हैं, तो 2, 4, 5 साल, 9 साल, 10 साल रुक करके देख लीजिए। जैसे 10 साल पे अंग्रेज रिव्यू लेते थे ना, कितनी तरक्की हुई हमारी नीतियों की, तो आप 9 साल पे ले लेना, 1 साल कम करके। तो 2001 में हमने सबको शिक्षित किया, 9 साल बाद हमने चेक किया कि क्या वास्तव में सभी साक्षर हुए हैं, तो अब उसका एक आंकड़ा ले लिया। जब हमने ये देख लिया कि सभी साक्षर हुए कि नहीं हुए, उसके बाद जो भी लगेगा कि यार मैटर ठीक नहीं आया, लोग ही साक्षर हो पाए हैं। 9 साल बाद हमने देखने का प्रयास किया कि एक एक को जहां शिक्षित करने की बात थी वहां 9 लोग ही सामने निकल करके आए। तब क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। कैसा, शिक्षा का ऑपरेशन करेंगे। और देखिए भी हैं 1987 के बाद सबको पढ़ाना शुरू करेंगे। अंग्रेजों के समय तो आप जाके पढ़ा नहीं सकते हैं, तो 1987 के बाद ऑपरेशन करना शुरू करेंगे, दौड़ा दौड़ा के, जैसे इंदिरा गांधी था। ऑपरेशन करेंगे तो शिक्षा की बात करेंगे। जब देखेंगे कि हमारा ऑपरेशन इतना ठीक ठाक हो गया कि राष्ट्रीय स्तर पर ब्लड निकलने लगा, तो राष्ट्रीय स्तर पर हम चेक कर लेंगे। तो ये काम राष्ट्रीय नेता के रूप में मोदी जी उभर करके आते हैं, और मोदी की सरकार में ही बनी है। तो हम मोदी एकदम घी घी घी, सब घी के चक्कर में पड़ गए। तो 2014 में ये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय स्तर पर इसको देखने का प्रयास किया जाएगा। तो सर्व शिक्षा कब दी गई थी, 2001 में एक एक व्यक्ति को शिक्षित करने की बात थी। 9 साल बाद हमने साक्षरता चेक कर ली, लेकिन जब देखा कि साक्षरता कम है, 9 लोग ही रह पाए, तो हमने 87 तक आते आते ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। तब राष्ट्रीय लेवल पर हम अपने काम को पहुंचा पाए हैं, राष्ट्रीय लेवल पर हम अपना काम कर पाए हैं। तो कब है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, 2014 में। ऑपरेशन कब हुआ था, 87 में। साक्षरता का चेक हमने कब किया था, और सभी को शिक्षित कब किया था, तो सर्व शिक्षा। साक्षर भारत मिशन कब चला, साक्षर भारत मिशन कब चला,
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब चला? 1987 में। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब चला? 2014 में। अगला प्रश्न, पहला ऑप्शन है भविष्य की धातु। भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहते हैं। कथन है, लिखते चलिए। फास्फोरस का प्रयोग, फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई में किया जाता है। अगला, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा हेतु किया जाता है। हेतु होता है। डी ऑप्शन है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व थोरियम है। थोरियम है। अब ये 4 ऑप्शन है, कोई एक प्रश्न इसमें गलत है, कोई एक ऑप्शन इसमें गलत है, तो आपको छांटना है। डी होगा, चाहिए होगा डी। और कौन सा सही है? अच्छा, कौन सा वाला? और तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व थोरियम नहीं तो फिर क्या है भाई? इसका मतलब गलत का मतलब यही गलत होगा पॉइंट। तो इसके जगह पे होगा यूरेनियम। यूरेनियम सही है, थोरियम गलत है। सबसे भारी प्राकृतिक, ये मैं इसको जानबूझ करके ऐड नहीं किया हूं बाकी चीजों। एक प्रश्न इसमें से बनता सबसे भारी पदार्थ करके, भारी पदार्थ और भारी का अलग अलग प्रश्न बनता है। किसी दिन उसको मैं लूंगा जब चारों ऑप्शन साथ लेंगे, तो एक बार ये फिर आएगा सामने। अभी बस इतना जाने कि टाइटेनियम को हम लोग भविष्य की धातु कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। भविष्य की धातु को कई बार पूछा गया है। फास्फोरस का प्रयोग हम लोग दिया सलाई में, पीछे बताया गया एक बार, जो आप माचिस देखते हैं और हम जो खुरचते हैं माचिस को, माचिस की जो तीली होती है और इस पे जो इस तरह से काला या लाल रंग का पदार्थ चिपका रहता है, वही होता है फास्फोरस। और जब उसको किसी खुरदरी पदार्थ से आप रगड़ते हैं जिसपे रोगन लगा रहता है, तो वो जल जाता है। तो वो जलाने के काम में फास्फोरस का प्रयोग किया जाएगा। तो दिया सलाई अथवा माचिस, आप इसको माचिस भी लिख सकते हैं कि माचिस उद्योग में प्रयोग होगा। अब देखो, इसकी बात को कई तरह से घुमा के पूछ सकता है। मान लो अगर कोई आदमी, आप फिल्म देखने बैठे हैं, तो मूवी में पहला देता है वो जो चेतावनी देता है, पान से सिगरेट पीने से दिक्कत आती है। तो कहानी टाइप का, जैसे आजकल साइंस के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा कहानी दे रहा है। कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में मर रहा है या सिगरेट पी करके कैंसर हो गया है, तो माचिस को जोड़ करके हो सकता पूछ ले।
तो इस बातों पर भी ध्यान देना, फास्फोरस का प्रयोग उसमें किया जा रहा है। सिल्वर आयोडाइड जो है इसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा के रूप में किया गया था। अभी हाल ही में चाइना ने करवाया था, एक बार इसका प्रयोग किया था। तो ये आर्टिफिशियल तरीके से क्लाउड का निर्माण करते हैं, हाँ उस समय हटा दिया गया था। तो ये सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षण के लिए किया जाता है, रेनफॉल बारिश के लिए किया जाता है। तो हालांकि है तो ये प्रकृति से छेड़छाड़ है, तो प्रकृति से छेड़छाड़ भाई। जब तुम धरती का टेम्परेचर मैनेज ना कर पा रहे हो, जब आप जो जंगल हमारे पास है उसको बचा नहीं पा रहे हो, वृक्षों का संरक्षण और संवर्धन नहीं कर पा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि वर्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और जब वर्षा प्रभावित होगी तो जनजीवन प्रभावित होगा, जो हमारी जैविक विविधता है वो प्रभावित होगी। और जैसे ही जैव विविधता होगी, डाइवर्सिटी प्रभावित होगी, वैसे ही उसका कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा हमारे मानव समाज पर। तो ये प्रत्येक साल अपने उम्र के हिसाब से 1-2 पेड़ खरीद करके जरूर लगाइए। किसी किसी के पास घर नहीं होता कि कहाँ लगाएं, खेत के किसी मेड़ पर लगा दो, रोड के किनारे लगा दो, रोड तो किसी के बाप का है नहीं, पेड़ वगैरह लगा दिया करिए। पिछले 2 साल से मैं नहीं लगा पा रहा हूँ, नहीं तो हर साल मैं जब भी घर जाता था तो 2 से 3 पेड़ लगाता था, 2 से 3 पेड़ हर साल लगाता था। पूरा मतलब जहां ही जगह मिले 25-30 रुपया पेड़ मिलता है, और बड़े विशालकाय टाइप के लगाता था। ऐसा नहीं कि फूल फलवारी आदमी 500 रुपया का फूल का पेड़ खरीद के लगाता है और 20 रुपया का मतलब बड़ा वाला पेड़ नहीं खरीद पाता है। नीम का लगा दीजिए, बबूल लगा दीजिए, कटहल लगा दीजिए, बरगद लगा दीजिए, पीपल लगा दीजिए, आम का लगा दीजिए, आम लगाइए, फल भी खाइए, हवा भी पाइए, है ना, अमरूद लगा दीजिए। तो ये करना चाहिए आपको। लोग आजकल नैतिकता जानते कहां पे सिमट गई है, एक दूसरे को समझने के चक्कर में नैतिकता की बात खूब होती, लेकिन वास्तव में कहां संरक्षण की जरूरत है वहां पे काम नहीं हो पा रहा है। तो सबसे भारी वस्तु क्या है? यूरेनियम है। सबसे भारी वस्तु क्या है? यूरेनियम है। अगला प्रश्न देखें, पूछ लो। अच्छा, उसके मूर्खता का परिचय लेन पुल लिखा है क्या? लेन पुल है, हाँ। क्या क्या है? नहीं, इंग्लिश में पढ़ सकता हूँ, समझ भी सकता हूँ। इब्न बतूता है, नहीं है, वो गलत हो गया। बरनी और ये मैं पढ़ाता हूँ। मैं अकबर का जो आलोचक माना जाता है, बदायूनीत इसके पक्ष में है। इब्न बतूता काट दो। एक और क्या था? बर्नी, स्मिथ, बतूता, और क्या है? एक बदायूं है, बदायूनी। देखो स्पष्ट स्मिथ, इब्न बतूता तो पक्का नहीं, बदायूनी पक्का नहीं है। बर्नी और स्मिथ में फंस रहा हूँ, कल मैं क्लियर कर दूंगा इसको। मैं ये पढ़ाता हूँ, बार बार पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी मेरा मतलब विस्मृत हो चुका है मुझसे। रीजन मैं जान रहा हूँ, रीजन तो अभी कर सकता हूँ। क्या प्रश्न? भूल का स्मारक ना, भूल का स्मारक बोला है दीन इलाही को। हाँ हाँ, यही बात है। अकबर के द्वारा जो दीन इलाही धर्म का प्रचार किया गया है, इसको सबसे बड़ा उसके भूल का स्मारक मानता है। भूल का स्मारक मानता है, स्मिथ मानता है। देखो बोलते बोलते आ जाएगा, भूल का स्मारक माना है। रीजन यही बता तो रहे क्यों भूल का स्मारक स्मिथ ने इसलिए कहा है कि अकबर जिस तरह से एक सभी धर्म संभाव को देखने वाला शासक माना जाता है, कभी भी उसने किसी एक पर्टिकुलर धर्म को प्रोत्साहित नहीं किया, कभी भी इसको कट्टरता के रूप में नहीं देखा जाता है। इसकी जो महानता के कार्य अकबर के द्वारा किए गए हैं, उस महानता के कार्य में जो इसने सभी धर्मों, सभी पंथ संप्रदाय को साथ लेकर के चलने का काम किया,
उसमें एक ये धब्बा माना जाता है दीन इलाही कि कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छाई करने के बाद इसने एक किसी ना किसी निश्चित धर्म को स्थापित किया। हालांकि इसका इस्लाम से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, इस्लाम की कोई एक शाखा नहीं है ये, लेकिन फिर भी चूंकि वो इस्लामिक व्यक्ति था, भले सभी धर्म को मानता था, तो एक धब्बा उसके धार्मिक नीतियों पर माना जाता है, इसलिए उसके भूल का स्मारक कहा गया है। उसकी सबसे बड़ी एक गलती भी कह सकते हैं इसको। आप लोग आया करिए यार, धीरे से बैठ जाया करिए, या तो बाहर ही बात किया करिए। और ले प्रश्न, एक प्रश्न और ले लो। वो डेट से है, कुछ डेट जैसे विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। विश्व, ये क्या लिख दिया, पता नहीं क्या लिख दिया हूं, 60 में लिख दिया हूं, नहीं ये 14 अक्टूबर है। विश्व मानक करके कुछ लिखा हूं, पता नहीं। विश्व मानव दिवस होता है, नहीं छोड़ो। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून जान ही रहे हैं। विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को होता है। तो यही प्रश्न था, जान ही रहे हैं आप लोग। तो बस करते हैं आज। चलो दे देंगे, डाल देंगे, कर देंगे इसको। इस संडे क्लास ना चलेगी, लेकिन पतन कब चल जाएगी भरोसा नहीं। जैसे आज शाम को 3:30